नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। पिथौरागढ़ से दुखद खबर आ रही है, जहां कार दुर्घटना में 4 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के थल डीडी हाट में गहरी खाई में कार गिरने से यह हादसा हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3 महिलाओं की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार गांव में पूजा कर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया और इस हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थल डीडी हाट रोड पर यह हादसा हुआ। गहरी खाई में गिरी कार और कार गिरने से 4 महिलाओं की मौत हो गई, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। कैसे आदमी हो यार, भाई को पकड़ के ले जाते हैं। ये ज्यादा जानकारी इस हादसे पर हमारे संवाददाता विजय वर्धन उप्रेती हमें देंगे। विजय, किस वजह से यह हादसा हुआ और जो 2 गंभीर रूप से घायल हैं लोग, उनकी हालत कैसी है? तो मैं आपको बताऊं, अभी ठीक ठीक कारणों का तो पता नहीं चल रहा, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लोग पूजा में गए थे, तो संभवतः जो ड्राइवर थे उनको नींद की झपकी आ गई और कार सीधे 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और बड़ा दर्दनाक हादसा था। उसी दौरान 3 लोगों की तो मौके पे ही मौत हो गई। सभी लोग ये एक ही परिवार के लोग हैं। एक की इलाज के दौरान मौत हुई है, 2 लोग हैं, उनमें से एक की हालत तो सामान्य है, लेकिन एक व्यक्ति जो अभी भी गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। काफी दर्दनाक ये हादसा हुआ था, क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वो काफी गहरी खाई वहां पर है। संभवतः इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कत हुई है। एसडीआरएफ और पुलिस ने बमुश्किल शवों को और घायलों को वहां से निकाला। जी। और ये परिवार कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? तो मैं आपको बताऊं, थल डीडीहाट रोड के बीच ही एक गांव पड़ता है, वहां ये लोग रहते थे। कोई बछेड़ा फैमिली ये बताई जा रही है, और पूजा के लिए अपने गांव आए थे। और कुछ लोग इनमें से हल्द्वानी भी रहते हैं, लेकिन सब लोग ये आपस में एक ही परिवार के लोग। जी जी बिल्कुल। और इस कार हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है, 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी, एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विजय। रुद्रपुर के खेड़ा क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने बच्ची के पिता को फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है, जिसके बाद से परिजनों के साथ ही पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। एसपी सिटी की अगुवाई में पुलिस की 6 टीमें बच्चे की बरामदगी के लिए जुटी हुई हैं। शनिवार की शाम को बच्ची अपने घर के पास से लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चलने पर परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन रविवार को सुबह ही अपहरणकर्ता की ओर से बच्ची के पिता को फोन किया गया। 15 लाख की फिरौती मांगी गई है। इस दौरान पीड़ित ने अपहरणकर्ता का ऑडियो भी रिकॉर्ड किया। आइए अब आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। 15 लाख की डिमांड है मेरे भाई। हाँ देखो, हमारी बेटी को कुछ मतलब तुम बता दो, तुमने छानबीन निकालो कि मैं गरीब आदमी हूँ। मेरी बात सुनो। बेटी मिल जाएगी। मेरी बात सुनो मेरे भाई, मैं गरीब मिल जाएगी। बेटी मिल जाएगी। 15 लाख की डिमांड है, इंतजाम कर ले जल्दी से। मेरे भाई, कम तो मैं इतना इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगा, और इतनी जल्दी? थोड़ा टाइम भी तो दो, थोड़ा टाइम दो, और मुझे थोड़ा पैसे थोड़ा कम करो भाई प्लीज यार। इतना तुमने देख भी लिया होगा। पुलिस भी बीच में डाल दी। 5 बजे से गई है और घर से ही गई है बस। मेरी बेटी बाहर कहीं नहीं जाती है, सिर्फ दरवाजे से। और ये दुकान सलाबत, ये सामने दुकान है, उस दुकान पे भी कभी नहीं जाती है, कभी कहीं नहीं जाती है। मेरे लाल यहीं रहते हैं और यहाँ टीवी देखती हैं बस। फिरौती का कॉल भी आया है, उसमें उसका रिकॉर्डिंग भी किया है वादी पक्ष ने। तो काफ़ी रकम, बड़ी मात्रा में रकम भी मांगा जा रहा है। तत्काल उसकी गहनता से, सीरियसनेस को हमने, गंभीरता को लेते हुए विभिन्न टीमें बनाए हैं। 5 से 6 टीमें अभी काम कर रही है। संवाददाता चंदन बंगारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, कुछ पता चल पाया, कहां तक कार्रवाई पहुंची अब तक? जी, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर सुबह से ही पूरे जिले में अलर्ट का अभियान चला रखा था। और इसी क्रम में पुलिस को भी कुछ देर पहले ही ये बच्ची सकुशल मिल गई है, जिसको लेकर भी थोड़ी देर में पुलिस यहाँ एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कुल मिला के पूरा मामला कोई किसी नजदीकी का इसमें हाथ बताया जा रहा है। और जो 15 लाख की डिमांड थी, उसको लेकर भी किसी नजदीकी ने परिजनों को फोन किया था
कुल मिला के पुलिस को अभी बच्ची सकुशल मिल गई है और अभी कुछ देर बाद एसएसपी इस पूरे मामले का खुलासा करने जा रहे हैं। परिजनों ने किसी पर कोई शक जाहिर किया है अब तक? जी, परिजनों को पहले तो पता नहीं था कि क्योंकि बच्ची लापता हो गई थी घर के बाहर से, लेकिन जब ये आधी रात को कॉल आया उसके बाद परिजनों को पता चला कि इसका अपहरण हो गया है। उसके बाद से लगातार पुलिस इस पूरे मामले को देख रही थी और पुलिस को ये बच्ची अभी कुछ समय पहले मिल गई है, लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले में अभी कुछ देर बाद ही खुलासा करेगी। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए चंदन। काशीपुर में ट्रैफिक की ड्यूटी दे रहे एक जवान ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का बखूबी पालन किया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक ई रिक्शा तेजी से मोड़ पर काटता है, जिसके चलते अपनी मां की गोद में बैठा बच्चा छिटक कर नीचे रोड पर गिर जाता है। उस समय इस रोड पर काफी ट्रैफिक था। ये सिपाही तुरंत दौड़कर इस बच्चे को उठा लेता है, जिसे वो उसकी मां को सौंप देता है। घटना काशीपुर के चीमा चौराहे की बताई जा रही है, जहां लगे एक सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी घटना कैद हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पावर कॉरपोरेशन और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन द्वारा ट्रांसमिशन लाइंस के उच्चीकरण और नई ट्रांसमिशन लाइंस का लोकार्पण किया। सीएम धामी ने नई ट्रांसमिशन लाइंस को प्रदेश में बिना किसी दिक्कत के बिजली की सप्लाई की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ट्रांसमिशन लाइंस केदारनाथ और दूसरे कई स्पॉट्स के बीच बिछाई गई हैं। और आज भी हम अभी बजट बना रहे थे और बजट पर चर्चा हो रही थी। अब चूंकि बजट सेशन हमारा शुरू होने वाला है 2 दिन बाद, तो उस पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे जो हमारे हमारे राजस्व के स्रोत हैं, उन स्रोतों में से ऊर्जा का स्रोत भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमको जितना आगे जाना चाहिए था हम उस क्षेत्र में जा नहीं पाए हैं अभी तक। और बड़ी मुश्किल क्या है कि जीएसटी जब से भारत सरकार का लागू हुआ है, अभी हमको जीएसटी कंपनसेशन मिल रहा है और वो इस साल जून में समाप्त हो रहा है, और उसके समाप्त होते ही हमको 5,000 करोड़ रुपए का जो है सीधे सीधे कहीं ना कहीं हमको डेफिसिट होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हर क्षेत्र में हम कैसे अच्छा करें। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, केंद्र की हर योजना से समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को लाभ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में जगह जगह पर लोगों का इस कार्यक्रम को लेकर अपार उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए इसमें काम किया है। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई है, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, छूटे हुए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का 2 दिवसीय सम्मेलन खत्म हो गया है, जिसमें बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून बनाने समेत कई मुद्दों पर अपना संकल्प दोहराया गया। हरिद्वार के निष्काम सेवा सदन में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय मीटिंग हुई। देश भर से 178 साधु संतों और 34 साध्वी धर्माचार्यों ने इसमें भाग लिया। 2 दिन तक चले मंथन के बाद 4 बिंदुओं पर एक राय बन पाई है, जिसमें समाज में पारिवारिक आत्मीयता, बच्चों को संस्कारित कर देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। देश में धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की गई है। साथ ही समान नागरिक कानून को लागू करने की मांग भी की गई है। वहीं देश के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की बात दोहराई गई। सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति, इसके लिए पूर्ण समाज का जागरण और योग्य कानून लाना, यह एक विषय है। दूसरा विषय है कि जो धर्मांतरण के षड्यंत्र ईसाई और मुसलमानों द्वारा चल रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना है, योग्य कानून भी लाना है
और उनके जो सोर्सेस है फंड्स के, उसको रोकने के लिए भी प्रयत्न करना है। इसके साथ में ही उत्तराखंड सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड का विषय लाया है, उसके लिए सभी पूज्य संतों ने साधुवाद दिया है। सम्मेलन के दूसरे दिन धर्मांतरण को लेकर देश भर से आए साधु संतों ने अपनी चिंता जताई। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्ञानवापी का मुद्दा भी मीटिंग में छाया रहा। कहा गया कि विदेशी फंडिंग के जरिए ज्ञानवापी केस में रोड़े अटकाने का प्रयास हो रहा है। ज्ञानवापी में तो हमारे विश्वनाथ हमारे जो मूलतः विश्वनाथ हैं वह ज्ञानवापी में विराजमान हैं और न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देगा और वह विश्वनाथ हमको मिलेंगे। जो लोग उसको वजू स्थान बताते हैं वह भ्रम में है और वह मुगालते में है। तो हमारी ये प्रयास है कि मुसलमान यहाँ पर जो है, जो उनके आक्रांताओं ने, क्रूरों ने, सब जानते हैं कि इस्लाम 5वीं सदी में हुआ, लेकिन काशी का इतिहास शिव पुराण में है, कुरुक्षेत्र का इतिहास महाभारत में है। सम्मेलन में कहा गया कि पंजाब 1984 के आतंकवाद के भीषण दौर को दोहराने की कगार पर आ गया है, तो बिहार में धर्मांतरण जोर पकड़ने लगा है। हिंदू कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई। जनसंख्या कानून लागू करने की भी वकालत की गई है। साथ ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर की जा रही पहल के लिए भी सरकार का आभार जताया गया। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड के बढ़ते केसेस स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाहरी राज्यों से लोगों की प्रदेश में एंट्री कोविड केसेस बढ़ने की बड़ी वजह है। वहीं टेस्टिंग और चेकिंग में भी ढील की वजह से कोविड संक्रमण बढ़ा है। डॉक्टर्स का मानना है कि महाराष्ट्र में कोविड केसेस बढ़े हैं और महाराष्ट्र से भी प्रदेश में लोगों की एंट्री होना चिंता की बात है। बीते एक हफ्ते में उत्तराखंड में कोविड केसेस में अचानक उछाल आया है। फिलहाल राज्य में 120 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से 78 का देहरादून में इलाज चल रहा है। और लगातार जो है 8 से 10 केस जो है रोजाना हो ही रहे हैं और ये ऐसे भी नहीं कि कोई क्लस्टर हो। ये जो है हमने एनालाइज किया परसों वाले केसेस का जो है 18 का, तो वो जो है विकासनगर से लेके ऋषिकेश तक फैले हुए हैं केस जो है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी टिहरी के चंबा के चोपड़ियाल गांव पहुंचे, जहां टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने वेलनेस और हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया। डीएम ने केंद्रीय मंत्री को वेलनेस और हेल्थ सेंटर के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री आज रात टिहरी में ही विश्राम करेंगे। रविवार को हल्द्वानी में भी कांग्रेस का मंथन शिविर लगा। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल इस मंथन शिविर में कांग्रेस से निष्कासित एक कार्यकर्ता पहुंच गया। जैसे ही पार्टी पदाधिकारियों ने निष्कासित कार्यकर्ताओं को बाहर जाने को कहा, वो स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश पर भड़क उठा और हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते कांग्रेस के कार्यकर्ता और निष्कासित कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालांकि हंगामे के बीच निष्कासित कार्यकर्ताओं को बैठक से बाहर कर दिया गया। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है? तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हो। देखिए, अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में ऑल वेदर का काम जोरों पर है, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे के 100 किलोमीटर के हिस्से में आज तक कार्य शुरू नहीं हो पाया। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 4 धामों के हाईवे के लिए ऑल वेदर परियोजना का कार्य जोरों पर है, लेकिन जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे के 100 किलोमीटर हिस्से और यमुनोत्री हाईवे के 24 किलोमीटर हिस्से में एक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। गंगोत्री हाईवे जहां सामरिक दृष्टि और यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन पहाड़ों पर नियमों के चक्कर में विकास की गति पर पिछले 3 सालों से ब्रेक लगा हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर सकरे रास्ते होने से यात्रा सीजन में जाम की स्थिति बनी हुई है, तो कई डेंजर पॉइंट हादसों को न्योता दे रहे हैं।
गंगोत्री विधानसभा की अगर बात की जाए तो कम से कम 100 किलोमीटर का जो एक पैच है उसमें काम 2019 से बुरी तरह से लटका हुआ है। कभी इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, कभी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उस मामले में लेकर के कि पेड़ों की कटान हो रही है। वर्षों से जो है हमारे गंगोत्री क्षेत्र के तमाम लोगों की मांगे हैं कि सड़क का चौड़ीकरण होना नितांत आवश्यक है। सबसे पहले तो ये सीमांत क्षेत्र भी है, फिर यात्रा की दृष्टि से भी है, फिर बॉर्डर इलाका है, तो हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र यह काम होना बहुत जरूरी है। हालांकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को उच्चतम न्यायालय की हरी झंडी के बाद उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच 100 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन यहाँ हजारों देवदार के पेड़ कटने हैं, जिसको लेकर बीआरओ का सर्वे का कार्य जोरों पर है। लगभग 5000 पेड़ों का छपान नंबर भी डाल दिए गए। कोशिश ये की जा रही है कि पेड़ों को अधिक से अधिक बचाया जा सके, इससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री हाईवे के 24 किलोमीटर हिस्से पर चौड़ीकरण कितना मीटर होना है, इस पर पेंच फंसा हुआ है। इसमें अपडेट यह है कि एक तो भी ऑल वेदर रोड पे कार्य किया जाना है, बीआरओ उसमें कार्रवाई कर रहा है। आगे उनके द्वारा इसमें टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया की जाएगी, उसके बाद ही कार्य किया जाएगा। लगातार पत्राचार मिनिस्ट्री से भी हो रहा है और अभी फिर हम लिख रहे हैं कि इसमें तत्काल रिन्यूअल या स्ट्रेंथनिंग का कार्य और प्रोजेक्ट का कार्य स्वीकृत किया जाए। आने वाले समय में गंगोत्री हाईवे पर ऑल वेदर का कार्य शुरू होने के साथ बीआरओ के पास कई चुनौतियां भी रहेंगी। यात्रा के बीच बड़े बड़े पहाड़ों को काटना आसान नहीं रहने वाला है। बीआरओ को जरूरत है कि एक प्लान के तहत कार्य योजना बनाए। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। नैनीताल में मल्लीताल से लेकर तल्लीताल तक सीजन के दौरान सड़कों पर जाम लगा रहता है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कतें होती हैं। नैनीताल शहर ही नहीं बल्कि भवाली, कैंचीधाम, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत अन्य इलाकों में भी जाम से लोग परेशान हैं। कई बार तो पर्यटक गाड़ी छोड़कर पैदल ही सफर करने लग जाते हैं। वहीं पुलिस कह रही है कि कहीं भी जाम नहीं है और नैनीताल के जाम को कंट्रोल करने के लिए रूसी बाईपास पर पार्किंग वाहनों की जा रही है। निश्चित रूप से क्राउड बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है, उसको लेकर के अगर जाम की जैसी स्थिति नहीं है, जाम निश्चित रूप से जाम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ट्रैफिक हल्का चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। देहरादून में सड़क किनारे शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की गई। सीएम मसूरी पल्लवी त्यागी ने देर रात अभियान चलाया और मसूरी रोड पर स्थित ढाबों और रेस्टोरेंट में शराब पिलाने वालों पर कार्रवाई की। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी एक्शन लिया गया। 80 से ज्यादा लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो एक तरफ हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई हुई, उधर आईफा अवार्ड जीतने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचे बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपने सभी फैंस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा आईफा अवार्ड जीतना उनके लिए गर्व की बात तो है ही, साथ ही उत्तराखंड की जनता के लिए भी ये गौरव का पल है। आगे आने वाले समय में बॉलीवुड में कई और बड़े प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़। ये अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए और इसके पीछे सिर्फ मेरे फैंस का प्यार है। मुझे देश विदेश से हर रोज़ इतने सारे मैसेजेस, इतना प्यार भेज रहे हैं। आपका प्यार मेरे लिए दुआएं बन जाता है और दुआएं गाने बन जाते हैं और फिर वो गाने मैं आपके लिए वापस गाता हूँ। अल्मोड़ा के हवालबाग के गली में 10वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, जो संरक्षण के अभाव में वर्षों से झुका हुआ है। अब एएसआई मंदिर को अपने अधीन ले रही है, जिससे संरक्षण की एक उम्मीद जरूर उठी है। ये रिपोर्ट देखिए। सूर्य मंदिर देश में कम ही जगहों पर है, लेकिन संरक्षण के अभाव में 10वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर हवालबाग के गली में जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है और मंदिर के आसपास कई खंडित मूर्तियां भी मौजूद हैं। अब भारतीय पुरातत्व विभाग इस मंदिर को ठीक कराने की तैयारी में है। गली बछुरा में जो सूर्य मंदिर है, यद्यपि झुका हुआ है, हमने इसको 2005 में हमने स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया था। तब से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे।
तो वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा इस स्थल का हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस स्थल का संरक्षण कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है और हमारे पास बहुत अधिक मंदिर भी हैं कुमाऊं रीजन में, तो उनके पास कम थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था वो इस सूर्य मंदिर को संरक्षण में लेंगे। स्थानीय लोगों को भी अब उम्मीद है कि उनके गांव का सूर्य मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग संरक्षण करेगा। इसके साथ ही लोगों को उम्मीद है कि मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद पर्यटकों के आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। ये सूर्य मंदिर है, इसका बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि 10वीं शताब्दी का है करके, और इसके अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति है और इसकी हालत ऐसी है, खुद कैमरे से आप देख सकते हो, पत्थर खींच के वहाँ इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ न कुछ सरकार अगर ध्यान दे। अल्मोड़ा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं में अधिकांश मंदिर ऐसे हैं जो संरक्षण और प्रचार प्रसार के कारण पर्यटन के मानचित्र में नहीं आ पाए हैं। अगर पुरातत्व विभाग दोनों मंदिरों का संरक्षण और पर्यटन विभाग द्वारा प्रचार प्रसार हो तो वो दिन दूर नहीं जब बेरोजगार युवाओं को आसपास ही रोजगार करने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। आज सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किया। आज सुबह अपने परिवार के साथ सेनाध्यक्ष केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की। इस मौके पर केदारनाथ धाम के पुजारी टी गंगाधर लिंग ने सेनाध्यक्ष को भगवान केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया। इस दौरान उनके साथ सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।